हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी पर। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीज़न। जैसे कि आपको पता है, हमारे ऑनलाइन लेक्चर में पूरी यूनिट कवर कराई जा रही है। तो हम पढ़ रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है HAP। उसकी हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है। तो ऐसे ऐसे करके हम पांचों यूनिट पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी हमारी पूरी पांचों यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी धीरे धीरे। तो पहले हम फर्स्ट यूनिट को लेकर के चल रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट के 8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये है 9वां लेक्चर। तो गाइस, 9 लेक्चर में है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से जाओ, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको जाके क्लिक करो और बेल आइकन आएगी साइड में, उसको भी जा करके प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है गाइज, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न होता क्या है? तो इसमें सिंपल है बिल्कुल। सेल का डिवाइड होना, मतलब एक सेल से दूसरी सेल बनना, सेल डिवीज़न कहलाता है। ठीक है, तो नाम का मतलब हमने समझ लिया है। अब हमने यहाँ पे लिखा क्या है, सेल डिवीज़न स्टेप। मतलब सेल डिवीज़न जब होता है, एक सेल से दूसरी सेल बनती क्यों है। ठीक है, सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही है। सेल डिवीज़न टॉपिक आया है, बट सेल का डिवीज़न होना मतलब सेल डिवाइड होती क्यों है। तो सेल डिवाइड इसलिए होती है, मान लो कभी आपको कोई भी चोट लग जाती है, आप इंजर्ड हो जाते हो जाने के कारण क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, या फिर आपकी सेल्स वहाँ पर क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और कोई सेल डेड भी हो जाती है। तो उस सेल की डैमेज होना या फिर डेड होना, उसको रिपेयर करना। मान लो कोई सेल डेड हो गई है, अब वो सेल अगर यहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं होगा, तो जो हमारी बॉडी के अंदर सेल डेड हो गई है उसकी जगह पर कोई दूसरी सेल नहीं आ पाएगी अगर सेल डिवीज़न नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी सेल इंजर्ड हो जाती है या फिर डेड हो जाती है, तो वहाँ पे सेल का रिप्लेसमेंट हो जाता है। जब एक सेल से दूसरी सेल बनती है, यहाँ पे देखो, एक सेल से दूसरी सेल बनेगी, तो जो हमारी ये वाली सेल इंजर्ड हो गई है, ठीक है, या फिर ये डेड हो जाती है, तो इसकी जगह पर हमारी दूसरी सेल रहती है इस प्रोसेस के थ्रू, सेल डिवीज़न के। ठीक है, तो यहाँ ये मतलब है कि सेल डिवीज़न इसलिए किया जाता है कि जब कोई सेल डैमेज हो जाए या फिर सेल इंजर्ड हो जाए, उसको रिपेयर हो सके वो, या फिर उसका रिप्लेसमेंट हो सके। और दूसरा पॉइंट, सेल की ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के कारण, जब सेल बहुत बोल सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ होती है, पहले एक इन्फेंट होता है, फिर चाइल्ड होता है, फिर अडल्ट होता है, फिर ओल्ड एज होती है। तो वो सब एजेस किस तरीके से होती है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, सेल डिवीज़न के कारण ही होती है। उसमें जब इन्फेंट होता है तो सेल्स थोड़ी रहती है, फिर सेल्स का डिवीज़न होता है तो वो फिर आगे चिल्ड्रन बनता है, फिर एडल्ट बनता है, फिर ओल्ड एज में जाता है। तो उसी तरीके से सेल का डिवीज़न होता रहता है। जो ओल्ड सेल होती है वो रिप्लेस हो जाती है, और जो न्यू सेल होती है वो फिर जनरेट हो जाती है। उसी तरीके से प्रोसेस पूरी चलती रहती है और ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो किस तरीके से हो रहा है ये, एक तो ग्रोथ के लिए सेल डिवीज़न होता है, और रिप्लेसमेंट के लिए सेल डिवीज़न होता है, एंड थर्ड है जेनेटिक, मतलब गैमेट्स के लिए। अब वो क्या है, अगर आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। तो उसमें भी क्या होता है, सेल डिवाइड होती है। वहाँ पे एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट के थ्रू जब वो फ्यूज होते हैं तो एक न्यू गैमेट्स, मतलब एक जाइगोट तैयार होता है। तो वो जाइगोट किस तरीके से बनता है, जब मेल के 23 क्रोमोसोम्स एंड फीमेल के 23 क्रोमोसोम्स
फ्यूज होते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स जाइगोट में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसी के थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नई सेल बनती है। ठीक है, किसके थ्रू? क्रोमोसोम्स के थ्रू। अब हम इतनी बात तो हमने कर ली कि जेनेटिक सेल डिवीजन किस लिए किया जाता है। अब सेल डिवीजन के भी 2 स्टेप होते हैं। किस तरीके से सेल का डिवाइडेशन होता है? तो सबसे पहले सेल डिवीजन 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप क्या है? इंटरफेज, इंटरफेज प्लस एम फेज भी बोल सकते हैं या फिर माइटोटिक फेज, मतलब 2 फेज, इंटरफेज, माइटोटिक फेज। इंटरफेज में क्या होता है? सेल वॉल्यूम इंक्रीज प्लस जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट। सेल वॉल्यूम इंक्रीज, सेल की वॉल्यूम मतलब सेल का साइज बढ़ता है। ये सेल हो गई और इसका इंटरफेज में साइज बढ़ जाएगा और इसके अंदर जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी डुप्लीकेट हो जाता है। मतलब एक जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर है, एक क्रोमोसोम्स है, तो वो अपने आप को इस न्यूक्लियस के अंदर डबल कर लेता है। ठीक है, चलो इंटरफेज में क्या हो गया? इंटरफेज में वॉल्यूम, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हुआ। एम फेज में क्या होता है? एम फेज को माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। इसमें 2 स्टेप होते हैं, काइनेंस, साइटोकाइनेंस। कार्योकाइनेंस में क्या होता है? कायरो का मतलब होता है, ये फर्स्ट स्टेप है एंड साइटोकाइनेंस लास्ट स्टेप है। तो कायरोकाइनेंस का मतलब होता है, कायरो का मतलब हुआ न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब डिवीजन, डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, जब सेल का डिवाइडेशन होता है तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेप इसको बोला गया है। जेनेटिक मटेरियल में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जब वो डुप्लीकेट बताया है वो यही है, कायरोकाइनेसिस प्रोसेस होती है, तो उसको हम फर्स्ट स्टेप बोलेंगे। फिर लास्ट स्टेप में जब डॉटर सेल्स तैयार हो जाती है, 2 डॉटर आइडेंटिकल 2 डॉटर सेल, ये एम फेज प्रोड्यूस करता है। एम फेज में 2 डॉटर सेल बनती है, 2 डॉटर सेल। ठीक है, और इसमें लास्ट फेज में जब ये 2 डॉटर सेल बन रही होती है तो इसका साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, प्लाज्म, जो सेल के अंदर प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवाइडेशन होता है। ठीक है, ये हमारी सेल है, यहाँ पे देखो ये सेल है। जब इसकी प्रोसेस पूरी कंप्लीट होने वाली होती है लास्ट स्टेज में, तो इस तरीके से ये जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ न्यूक्लियस वगैरह हो गया, ये इसका डिवाइडेशन होता है यहाँ पे। इस तरीके से ये डॉटर सेल 2 अलग अलग पोजीशन में आ जाती है, मतलब डॉटर सेल बन जाती है ये। तो बस इतना समझो, माइटोटिक फेज में साइटोकाइनेसिस लास्ट स्टेप है जिसमें 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है हमने माइटोसिस और मियोसिस। हमने अभी बात की सेल डिवीजन के 2 स्टेप होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज में सब डिवाइडेशन होता है। एम फेज में क्या होता है? सब डिवाइडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो सेल डिवीजन टाइप। अभी हमने सेल डिवीजन के स्टेप देखे। स्टेप में इंटरफेज में सेल के अंदर पहले सेल छोटी से वो क्या होती है, उसमें ग्रोथ होती है, बड़ी होती है, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो डुप्लीकेट होता है। फिर वो एम फेज में आकर के क्या करेगी? 2 प्रोसेस से होकर गुजरती है। पहली जो स्टार्टिंग में होती है और बीच में जो स्टेजेस होती हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। तो
लास्ट में क्या है, साइटोकाइनेसिस। तो ये दो प्रोसेस उसके अंदर होती है। तो समझे आप। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं सेल डिवीजन टाइप। सेल के डिवीजन के टाइप कितने, अभी तो सिर्फ स्टेप देखें। स्टेप में एम फेज के अंदर ये टाइप आ जाएंगे। सेल डिवीजन के दो टाइप होते हैं, मेटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस को हम इक्विनेशियल डिवीजन भी बोलते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। माइटोसिस को क्या बोल रहे हैं, इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों चीज क्या है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस सभी लिविंग सेल्स में होता है, ये जो प्रोसेस है माइटोसिस पूरे लिविंग सेल्स में होता है। और मियोसिस क्या होता है, मियोसिस भी अभी हम आगे देखेंगे। पहले सबसे पहले माइटोसिस को देख लेते हैं। माइटोसिस का एग्जाम्पल लिया है, ये है एक ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल सभी को पता होगा। ह्यूमन सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ये है ह्यूमन सेल जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। इंटरफेस के अंदर क्या हुआ, हमने बताया सेल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सेल वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद क्या हुआ, उसमें 92 जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो जाता है। एक क्रोमोसोम्स में 46 एक जेनेटिक मटेरियल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब ये डुप्लीकेट हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल तो 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया है और ये डुप्लीकेट भी हो गए हैं। डुप्लीकेट होने के बाद आते हैं ये एम माइटोटिक फेज में। मतलब माइटोटिक फेज में क्या होगा, यहाँ पर डॉटर सेल बन जाएंगी। डॉटर सेल डॉटर सेल इन दोनों फेजेस को क्रॉस करके बनती है। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, एम फेज के अंदर दो डॉटर सेल बनी। इतनी बात हो गई माइटोसिस के अंदर। मियोसिस क्या है, मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कह रहे हैं। तो मियोसिस 46 क्रोमोसोम्स वही सेम है, इंक्रीज हुआ, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हुआ, इंटरफेज के अंदर 92 क्रोमोसोम्स हो गए। अब वो आ गया एम फेज के अंदर। एम फेज में फर्स्ट और सेकंड होता है, इसमें डुप्लीकेट नहीं होते, इसमें और डबल हो जाते हैं। इसमें 4 डॉटर सेल, इसमें 4 सेल्स बनती हैं जिसके अंदर ईच सेल्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बट इस डॉटर सेल्स के अंदर कितने प्रेजेंट थे, 46 क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, 46 क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट है। और इसमें 92 क्रोमोसोम्स से 4 सेल्स रेप्लिकेट होती हैं, तो ईच में 23 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मियोसिस कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मियोसिस जेनेटिक मटीरियल, मतलब ये क्या है, जर्मिनल सेल्स है। ये सिर्फ मेल स्पर्म्स सेल्स बनाती है और ये फीमेल ओवम सेल्स बनाती है, जो क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। ऑल बॉडी के अंदर माइटोसिस प्रोसेस चलती है, मियोसिस सिर्फ जर्मिनल प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है। ये सिर्फ जर्मिनल सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। ये जो प्रोसेस बनी है यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स 23 ये सब जर्मिनल सेल्स प्रोड्यूस करती है। ये जो सेल्स बनी है कौन सी है, जर्मिनल सेल्स है। जर्मिनल सेल्स क्यों बनाई गई है, ये इसलिए बनाई जाती है, आपको पता है ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर 23 ईच सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तब जब यहाँ पे आप समझिए, ये है मेल एंड फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, एंड ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है। तो इसमें जब ये फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, बट जो जर्मिनल सेल्स मियोसिस प्रोसेस इसमें होगी तो 23 क्रोमोसोम्स फीमेल पेरेंट के होंगे,
23 क्रोमोसोम्स मेल पेरेंट के होंगे एंड जब ये फ्यूज होंगे तो दोनों मिलकर के 46 क्रोमोसोम्स बना लेंगे, तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस ना होकर के मिटोसिस प्रोसेस होती तो इसमें डॉटर सेल्स 46 क्रोमोसोम्स बनाते, तो क्या होता, यहाँ पे फीमेल पेरेंट के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होते और मेल पेरेंट के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होते। देन जब ये फ्यूज होते तो जो जाइगोट के पास 92 क्रोमोसोम्स हो जाते, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर हो नहीं सकता है, क्योंकि नॉर्मली ईच ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस होती है जिससे कि 4 सेल्स बनती हैं जो ईच 23 क्रोमोसोम्स रखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 23 तो 46 क्रोमोसोम्स जाइगोट के अंदर आ जाते हैं, फिर वो एक ह्यूमन बींग बन जाता है। ठीक है, चलो इतनी प्रोसेस आपने समझ ली। अब हम सेल का डिवाइडेशन कर रहे थे। अभी तो सिर्फ हमने ये देखा कि सेल के स्टेप क्या थे। स्टेप में इंटरफेज था और एम फेज था। ठीक है, अब जब सेल के टाइप किए गए तो 2 टाइप थे, मिटोसिस और मियोसिस। ठीक है, अब हम देखेंगे एम फेज के अंदर, मतलब मिटोसिस के अंदर कौन कौन से और सब डिवाइडेशन होके सेल किस तरीके से डिवाइड होती है, मतलब ये डॉटर सेल किस तरीके से बनाती है। ठीक है, तो थियोरेटिकल पोर्शन थोड़ा लिख करके तब हम आपको बता देते हैं। तो अब आ जाते हैं हम माइटोसिस पे। माइटोसिस के 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज से लेकर के टेलोफेज के अंदर ही क्या 2 डॉटर सेल बनती है। तो वो डॉटर सेल किस तरीके से बनती है वो इस थ्योरेटिकल पोर्शन में हमने लिखा है। तो देखो किस तरीके से। सबसे पहले मिटोसिस की थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन्वॉल्विंग 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस सीन बाय द लाइट माइक्रोस्कोपी। किसके द्वारा हम इसको सीन कर सकते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इस फेज को देख सकते हैं। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती ही होती है। सबसे ज़्यादा माइटोसिस प्रोसेस होती है और मियोसिस मैंने बता दिया जर्मिनल सेल्स के लिए मियोसिस प्रोसेस होती है। तो माइटोसिस प्रोसेस के 4 स्टेजेस होते हैं जिस तरीके से उसमें डॉटर सेल बनती है। तो कौन कौन सी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। Prophase during this stage the chromatid become visible within the nucleus and the mitotic apparatus appear. This consists of 2 centrioles separated by the mitotic spindle which is formed from microtubules. The centriole migrated one to each end of the cells and the nuclear envelope disappear. अब आप एक डायग्राम आपके साइड में आ रहा होगा, उसको देखिए। उसमें क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया गया है लेट फेज, लेट इंटरफेज। इसमें हमने क्या बताया था, जो इंटरफेज हम पहले पढ़ा था हमने, उसके अंदर क्या हो रहा था, न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो रहा था और क्या हो रहा था, उसमें सेल का साइज इंक्रीज हो रहा था। तो इसमें क्या हो गया है, सेल का साइज इंक्रीज हो गया और जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो रहा है। इसमें देखो प्रोफेज जो नीचे दिया गया है, इसमें लिखा है माइटोटिक स्पेंडल्स हैं, ये जो न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें माइटोटिक स्पेंडल्स होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटिड, जिसको हम रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। और ये दिया गया है सेंट्रोमेयर्स। अब क्रोमेटिड क्या होता है, तो जैसे कि आपने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा होगा, तो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये एक पेयर्ड क्रोमेटिड है।
पेयर्ड क्रोमेटिड, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया है, इसको बोलते हैं अनपेयर्ड क्रोमेटिड, अनपेयर्ड क्रोमेटिड। ठीक है, तो अनपेयर्ड क्रोमेटिड और क्रोमेटिड पेयर्ड क्रोमेटिड क्या है। अनपेयर्ड में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कहाँ पे होती है, मायोसिस प्रोसेस में। ठीक है, माइटोटिक प्रोसेस में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये पेयर्ड क्रोमेटिड है। जो सिंगल क्रोमेटिड होगा वो क्या कहलाएगा, अनपेयर्ड क्रोमेटिड कहलाएगा, और जो पेयर्ड होगा वो पेयर्ड क्रोमेटिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रोमेटिड समझ में आया। ठीक है, तो हम डायग्राम देख रहे थे, डायग्राम में क्या आ रहा है आपके यहाँ पे देखो, क्रोमेटिड रेप्लिकेट इंटरफेज में जब वो एम फेज में एंटर करेगा तो रेप्लिकेशन मतलब वो डबल होके रेप्लिकेट करेगा, मतलब इस तरीके से वो डबल हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें आपने न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिड डबल होते हुए देख लिया। माइटोटिक स्पेंडल क्या होंगे, स्प्रेड होंगे। फिर मेटाफेज के अंदर क्या होंगे, मेटाफेज के अंदर यहाँ पे है, ये एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। जो माइटोटिक स्पेंडल हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, और जो क्रोमेटिड हैं वो भी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट रहेंगे। और जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, मेटाफेज के बाद क्या है, क्या लिखा हुआ है, एनाफेज। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड क्या होंगे, आपस में सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद माइटोटिक स्पेंडल के साथ वो जुड़ जाएंगे। जुड़ जाने के बाद एनाफेज के बाद आ जाएगा टेलोफेज। टेलोफेज में न्यूक्लियर एनवलप, पूरा डॉटर सेल बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहाँ पे एनवलप सेपरेट होकर के साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म भी सेपरेट होने के बाद 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा डिवाइडेशन होता है। तो 4 फेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। टेलोफेज में साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड स्पेंडल माइटोटिक से जुड़ जाती हैं, और मेटाफेज में ये एक दूसरे के सामने आ जाती है बिल्कुल, और प्रोफेज में रेप्लिकेट होता है क्रोमेटिड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, आपको एग्जाम में ज़रूर बनाना है और इसको उतार भी लेना अपने नोट्स में। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं मेटाफेज में। अभी आपने पूरा डायग्रामेटिक वे में देख लिया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये थियोरेटिकल पोर्शन, मेटाफेज, द क्रोमेटिड एलिगन ऑन द सेंटर ऑफ द स्पेंडल अटैच बाय देयर सेंट्रोमेयर, वही बिल्कुल सामने इस तरीके से एक दूसरे के आ जाएंगे। ये कौन, माइटोटिक स्पेंडल्स। ठीक है, एनाफेज, द सेंट्रोमेयर्स सेपरेट एंड one of each pair of sister chromatid migrated to each pole end of spindle as the microtubules that form the mitotic spindle contract. एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, वो माइटोटिक स्पेंडल से अटैच होके सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती है। सेपरेट हो जाने के बाद टेलोफेज के अंदर वो अपना साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है उसमें। और एक और समझने वाली बात है, जो यहाँ पे हम इसको रफ करके बनाते हैं, आपने अगर सेल्स पढ़ी होंगी तो प्लांट सेल्स अलग होती हैं और ह्यूमन सेल्स अलग होती है। हम कैसे होते हैं, प्लांट सेल, प्लांट सेल्स प्रोकैरियोटिक कहलाई जाती है, प्रोकैरियोटिक। और ह्यूमन सेल्स को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी रिजिड होती है, मतलब बहुत हार्ड होती है ये,
ठीक है, हार्ड। और जो यूकैरियोटिक की सेल वॉल होती है वो सॉफ्ट होती है। तो जो माइटोटिक प्रोसेस होती है उसमें टेलोफेज के अंदर जब इसका डिवाइडेशन होता है इस तरीके से, यहाँ पे ये डिवाइड होता है तो ईजिली ये सेपरेट हो जाता है। एक जैसे कि आप कोई सेमी सॉलिड चीज़ ले रहे हो, इसको ऐसे अलग कर देते हो तो बहुत स्मूथली अलग हो जाता है। तो जो ह्यूमन सेल होती है बहुत स्मूथली सेपरेट हो जाती है, डॉटर सेल बन जाती है, ठीक है। बट जो प्लांट सेल होता है उसकी माइटोटिक प्रोसेस थोड़ी अलग होती है। इसमें क्या होता है, जो ये प्लांट सेल की सेल वॉल है बहुत हार्ड होने के कारण इसका सेपरेशन थोड़ा अलग होता है। इसमें तो ऐसे ही ईजिली वो ऐसे अटैच ऐसे निकल जाती है, बट इसमें ऐसे नहीं होता है। इसमें जो सेल वॉल हार्ड होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेल वॉल बनाई गई है प्लांट सेल की, तो ये इस तरीके से अटैच, इस तरीके से सेपरेट ना हो करके ये यहाँ पे बीचों बीच एक सेल प्लेट बना लेती है। सेल प्लेट बनाने के बाद तब ये इधर सेपरेट और ये सेल प्लेट बनाने के बाद सेपरेट होती है। बट जो टेलोफेज में ह्यूमन सेल होती है वो इजीली सेपरेट हो जाती है। तो ये भी एक समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल डिवीज़न पूरा। सेल डिवीज़न हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया। तो इसी तरीके से हम पूरी की पूरी यूनिट्स HAP की कंप्लीट करवा देंगे। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लग रही है हमारी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जहाँ जहाँ गलती आपको लगती है उसके लिए भी कमेंट करना, हम अपनी गलतियों को ज़रूर सुधारेंगे। ओके गाइज, तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, साइड में शेयर है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।